हेलो एवरीवन, मैं आनंद वर्मा चाणक्य आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में 25 मई से 31 मई तक के झारखंड के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया। इनमें से कौन इन 3 भाषाओं में से एक शामिल नहीं है? ये बताता है कि ये कौन से भाषाओं में, 4 भाषाओं इनमें से 3 शामिल है और एक शामिल नहीं, इनमें से कौन एक शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा खड़िया। खड़िया ऐसा लैंग्वेज है जो इसमें शामिल नहीं होगा, 8वीं अनुसूची में इस आग्रह नहीं किया गया है। तो ये कुडुख लैंग्वेज की बात करें तो कुडुख उरांव की लैंग्वेज है। बाकी हो तो आप जानते हैं कि हो जनजाति से रिलेटेड है, और मुंडारी को भी मुंडा लैंग्वेज, और मुंडा लैंग्वेज जो है वो मुंडा जनजाति से संबंधित है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषा शामिल है। अगर पूरे भारत की बात करें तो अभी संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को शामिल किया गया है। जो पहले शुरुआत में 14 भाषा था और अभी 22 भाषा है। उनमें से झारखंड में जो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है वो एक ही भाषा है, और एक भाषा है संथाली लैंग्वेज। तो संथाली लैंग्वेज को कब शामिल किया गया था? 2003 में। और कौन से संशोधन द्वारा? तो 92वां संविधान संशोधन था जो 2003 में हुआ था, उसके द्वारा इसको शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। झारखंड के कौन से जिले के शशांक राज ने नई संसद भवन के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया? मतलब जो अभी हाल ही में जो नई संसद भवन दिल्ली में बना हुआ है, जिसका उद्घाटन पीएम द्वारा किया गया है, उनमें से कोऑर्डिनेटर की भूमिका किसने निभाया? तो ये थे झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले थे शशांक राज। इन्होंने कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाई। झारखंड के जमशेदपुर निवासी शशांक राज ने टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया। इनका काम सरकार, मंत्री और अपनी कंपनी के बीच समन्वय स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना था। क्या करना था? समन्वय स्थापित करना था। तो चलिए अगले क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं कि नई संसद भवन जो बनाया गया है उसमें खास विशेषताएं क्या है। देखिए, खास विशेषताएं की बात करें तो डिज़ाइन इसका गुजरात के रहने वाले विमल पटेल ने किया। जो इसका डिज़ाइन बनाया गया कि कैसे कैसे बना हुआ है ये संसद भवन, उसका जो डिज़ाइन डिज़ाइन करने वाले जो इंजीनियर थे वो कौन थे? विमल पटेल थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के। इनका उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ये 971 करोड़ की लागत से बना है। कितने? 971 करोड़ की लागत से बना है। कितना? ये 4 मंजिला भवन है। कितना मंजिला? 4 मंजिला भवन है। चलिए और बात कर लेते हैं। भवन की अगर फर्श की बात करें तो इसको बनाने के लिए बांस का प्रयोग हुआ है। भवन की जो अगर फर्श होता है ना, उस फर्श को बनाने के लिए बांस का प्रयोग किया गया, और इस बांस को अगरतला से मंगवाया गया। अगरतला कहाँ है? त्रिपुरा में है, जो वहाँ से मंगवाया गया है बांस को। थोड़ा और देख लेते हैं। इसके 3 द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ये कर्म द्वार है, और इनमें बैठने के लिए 888 सीट है। और राज्यसभा की बात करें तो इसमें 384 सीट है। बैठने के लिए 384 सीट है। अभी जो नए संसद भवन बनाया गया है उसमें 384 सीट है। कितना? 384 राज्यसभा के लिए, और लोकसभा के लिए 888 सीट है। इस नए संसद भवन की संरचना को 3 थीमों पर आधारित है। थीमों पर, 3 थीमों नहीं, थीमों, 3 थीमों पर आधारित है। राष्ट्रीय फूल जो कमल है वो राज्यसभा की थीम है। किसकी थीम है? राज्यसभा की थीम है। और राष्ट्रीय जो पक्षी है, जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, वो लोकसभा की थीम है। लोकसभा पे काम करता है, लोकसभा की तरह है मोर। राष्ट्रीय पेड़ बरगद जो सेंट्रल लॉन्च की तरफ है, जो सेंट्रल लॉन्च बनाया गया है उसकी तरह है लॉन्च। ये देखिए, ये नई संसद भवन है। जो इसके पीछे आप देख रहे होंगे ये पुराना संसद भवन है, ये नया वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रांची के रहने वाले किस वास्तुकार को मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट का पुरस्कार मिला है?
मतलब भारत में एक अभी पुरस्कार वितरित किया गया है वास्तुकार के लिए, तो इनको मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट का पुरस्कार किसको दिया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रज्ञा मित्तल, ऑप्शन बी हेलन सॉय, और ऑप्शन सी रेखा शर्मा, ऑप्शन डी मानसी वर्मा। तो इनमें से कौन सा शामिल है जो जिनको ये वास्तुकार मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट का पुरस्कार मिला? तो ये है प्रज्ञा मित्तल, जिनको मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट का पुरस्कार दिया गया है अभी हाल फिलहाल में। देखते हैं प्रज्ञा मित्तल के बारे में कुछ। ये रांची की रहने वाली है। प्रज्ञा मित्तल जो है वो रांची की रहने वाली है। जो देश के प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट एसोसिएशन है, जो प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट जो एसोसिएशन है, उन्होंने देश के प्रमुख वास्तुकार, जो देश के प्रमुख वास्तुकार होते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार प्रज्ञा मित्तल को मोस्ट वास्तुकार के लिए पुरस्कार दिया गया है। देखिए, मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट का पुरस्कार दिया गया है। प्रज्ञा मित्तल जयपुर से वास्तु विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की थी। जो वास्तु विज्ञान जो सीखा था उन्होंने प्रज्ञा मित्तल ने, वो कहाँ से? ये जयपुर से, जयपुर राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 16वीं झारखंड राज्य स्तरीय यूथ बॉक्सिंग प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? हाल ही में झारखंड राज्य स्तरीय एक प्रतियोगिता हुआ था जो बॉक्सिंग के लिए था। किसके लिए था? बॉक्सिंग के लिए था। यह प्रतियोगिता हुआ था। इनमें से किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? अगर स्वर्ण पदक की बात करें तो ये थे विवेक कुमार सिंह। विवेक कुमार सिंह को स्वर्ण पदक मिला गया। इनके लिए यूथ बॉक्सिंग के लिए इनको अब ये बात आती कि इन्होंने किनको हराया, तो इनको नॉकआउट किया तपीश कुमार को नॉकआउट किया। और अगर इनके कोच की बात की जाए तो ये सचिन कुमार इनके कोच हैं। कौन है? सचिन कुमार इनके कोच हैं। विवेक कुमार को मिला किसमें? 16वीं झारखंड राज्य स्तरीय यूथ बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग चैंपियन था, बॉक्सिंग प्रतियोगिता था, उसमें से इस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक दिया गया विवेक कुमार को। और बताए कि तपीश कुमार जो हैं इनको नॉकआउट करके इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और सचिन कुमार इनके कोच हो गए। चलिए देखिए, रांची के रहने वाले विवेक कुमार हैं। इन्होंने 16वीं जो राज्य स्तरीय यूथ बॉक्सिंग प्रतियोगिता था, उन्होंने 75 से 80 किलोग्राम की कैटेगरी में, कितना किलोग्राम कैटेगरी? 75 से 80 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने जीता और शानदार प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल जीत लिया। पूर्वी सिंहभूम के तपीश कुमार, और ये जिनको नॉकआउट किया वो थे तपीश कुमार, जो पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले थे। कहाँ? पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले थे, जो सीधे मुकाबले में नॉकआउट किया। किनको? तपीश कुमार को नॉकआउट किया। सचिन कुमार विवेक कुमार सिंह के कोच हैं। कौन है? कोच हैं। ये तीनों बॉक्सिंग से रिलेटेड है। सचिन कुमार कोच बॉक्सिंग के लिए, तपीश कुमार बॉक्सिंग, और विवेक कुमार सिंह, ये तीनों बॉक्सिंग से संबंधित है। ये पूछता है कि ये कौन से खेल से संबंधित है, तो ये आपको पता चल गया कि ये कौन से खेल से संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन, किस नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने संज्ञान लिया है? मतलब हाल ही फिलहाल में अगर देखा जाए तो स्वर्ण रेखा नदी जो नगरी से निकलती है उनके लिए यहाँ देखा जाए तो बहुत अभी पानी का स्तर जो है बहुत कम हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है नदी। वैसे अगर सबसे ज़्यादा झारखंड की प्रदूषित नदी की बात की जाए तो ये दामोदर नदी थी, दामोदर नदी है अभी भी है, और स्वर्ण रेखा भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। जो जमशेदपुर की लाइफलाइन कही जाती है ये स्वर्ण रेखा, ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, और साथ में इसका जल स्तर है ये घट चुका है। तो इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संज्ञान लिया है कि इनको साफ़ किया जाए और इनको जल स्तर को बढ़ाने के लिए उपाय किया जाए। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली जो स्वर्ण रेखा नदी के घटते जल स्तर एवं बढ़ते जल प्रदूषण को ध्यान में रखकर सौंदर्यीकरण की बात कही, मतलब उसको नए रूप से इसको बनाने की बात कही, जिसमें जल स्तर को सुधारा जा सके और गंदगी को साफ किया जा सके।
रांची के नगरी प्रखंड से कुछ स्वर्णरेखा नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रांची के नगरी प्रखंड से निकलती है, 470 किलोमीटर तय करने के बाद ये स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली मात्र झारखंड की पहली नदी है। कौन सी पहली नदी है और आखिरी, मतलब एक ही नदी है जो झारखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिर जाती है। इनका मुहाना अगर कहा जाए तो कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। यह झारखंड राज्य का एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सहायक नदियां की बात करें इसको तो कांची, खरकई, जुमारू, राढ़ू, संजय, काकरो इत्यादि। स्वर्णरेखा एवं खरकई के संगम पर जमशेदपुर है। अगर देखा जाए, देखिए स्वर्णरेखा एवं खरकई, ये पूछता है कि स्वर्णरेखा और खरकई के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ये जमशेदपुर है। और जमशेदपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली यही है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा जमशेदपुर की लाइफलाइन कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि पानी की उपलब्धता इसी से जमशेदपुर को, पूरे जमशेदपुर में सप्लाई होता है पानी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर कर्मा उरांव की मृत्यु हो गई, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? मतलब अभी हाल फिलहाल में अगर बात की जाए तो कर्मा उरांव की मृत्यु हो गई, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? किस क्षेत्र से थे? शिक्षाविद थे और मानवशास्त्री थे। शिक्षाविद और मानवशास्त्री थे। देखिए थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। देखिए गुमला जिले के बिशुनपुर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? गुमला जिले के बिशुनपुर के रहने वाले थे। ये महान शिक्षाविद एवं प्रसिद्ध मानवशास्त्री थे। डॉक्टर कर्मा उरांव की 72 वर्ष में निधन हो गया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये डॉक्टर कर्मा उरांव जो है रांची विश्वविद्यालय के पूर्व डीन भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? पूर्व डीन रह चुके हैं। और ये आदिवासी उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहे। आदिवासी समाज और संस्कृति के उत्थान के लिए, क्या उत्थान के लिए, मतलब उसको उभारने के लिए, या तो उनसे जितना बन सके आदिवासी समाज के लिए वो सारी चीज़ें डॉक्टर कर्मा उरांव समय रहते किया। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, झारखंड के किस खिलाड़ी को महिला जूनियर एशिया कप 2023 के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल किया गया है? मतलब जो एशिया में होने वाले, अभी जो भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल किया गया है, जो एशिया में होने वाले हैं ये महिला जूनियर एशिया कप 2023, उसके लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में इसको शामिल किया गया। ये कौन है? महिमा टेटे है, दीपिका सोरेंग है और रोपना कुमारी। रोपना कुमारी, ये ए है, बी है और सी है। ये तीनों जो है भारतीय महिला हॉकी टीम में अभी शामिल किया गया है। किस लिए? महिला जो जूनियर एशिया कप होने वाला है 2023 में, इसके लिए शामिल किया गया है। किसको? रोपना कुमारी, दीपिका सोरेंग और महिमा टेटे को। अगर बात की जाए ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो ये सिमडेगा की रहने वाली हैं, जिसको खेल नर्सरी के रूप में भी जाना जाता है। ये सिमडेगा को खेल नर्सरी के रूप में भी जाना जाता है। खेल नर्सरी, ये 3 खिलाड़ियों को जापान के काकीमिगा में जापान में होने वाला जो ये कप है, मतलब ये जो खेल है जापान में जो होने वाला ये खेल है, उनमें ये सिमडेगा जिले के 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया, चयन किया गया। देखिए खेल नर्सरी से विख्यात सिमडेगा जिलों की रहने वाली 3 खिलाड़ी का चयन हुआ। ये तीनों सिमडेगा जिले की रहने वाली है। कहाँ की? सिमडेगा जिले की रहने वाली। और किससे संबंधित है बताइए? किससे संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राज्य के कितने अटल मोहल्ला क्लिनिक खोले जाने की बात कही गई है? कितने? हाल ही में अभी अटल मोहल्ला क्लिनिक खोलने जाने की बात की गई है। राज्य में बहुत सारे अटल मोहल्ला क्लिनिक चलाए जा रहे हैं। जो 88 जो अटल मोहल्ला क्लिनिक है वो खोला गया था, लेकिन अभी संचालन के रूप में अगर बात की जाए तो अभी 80 का ही संचालन हो पा रहा है। कितना? 80 का संचालन हो पा रहा है। और 140 नए जो अटल मोहल्ला क्लिनिक है उनको खोला जाएगा। देखिए राज्य की शहरी जो झुग्गी झोपड़ी है, किसके लिए? झुग्गी झोपड़ी, जो झुग्गी झोपड़ी हैं, जो शहर में रहने वाले जो झुग्गी झोपड़ी हैं, उन बस्तियों में रह रहे लोगों के लिए 140 नए अटल मोहल्ला क्लिनिक खोलने की तैयारी में है राज्य सरकार। और राज्य में पहले से 88 अटल मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किए जा चुके हैं।
जिनमें से 80 का संचालन हो रहा है। कितने का? 80 का संचालन हो रहा है, और 88 खोला गया है जिनमें 80 का संचालन हो रहा है, और नए जो 140 हैं और खोले जाएंगे। अटल मोहल्ला क्लिनिक में अगर सामान्य बीमारियों की बात करें तो इसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। टीकाकरण के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं उन सभी को यहाँ चलाया जाएगा। इस क्लिनिक की बात करें, इसमें लैब टेस्ट की सुविधा भी होगी। इसके साथ साथ OPD, टीकाकरण और पूर्व प्रसव, मतलब प्रसव के पहले और प्रसव के बाद की देखभाल जो होता है उसकी भी सेवा यहाँ की जाएगी। इसके बाद परिवार नियोजन और परामर्श, परिवार नियोजन और परामर्श भी दिया जाएगा, और गर्भ निरोधक जो सेवाएं उपलब्ध होंगी उसको वो भी उपलब्ध होंगी। इसके लिए जो वित्तीय वर्ष 2023-24 है, इनके लिए 18 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने 18 करोड़ के इसके लिए दिया गया। किसके लिए? राज्य की जो झुग्गी झोपड़ी है उनमें से रहने वाले अटल मोहल्ला क्लिनिक जो बनाया जाएगा उसके लिए 18 करोड़ रुपये बजट ये 2023-24 के बजट में किया गया। चलिए, पश्चिम बंगाल के चंदन नगर में आयोजित 45वीं सब जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन के लीग के मुकाबले में झारखंड सब जूनियर बालक टीम ने कर्नाटक को हराया। तो वहीं झारखंड के सब जूनियर बालिका टीम ने किस राज्य को हराया? देखिए, पश्चिम बंगाल में के चंदन नगर में एक 45वीं जो सब जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इनमें से जो झारखंड के सब जूनियर बालक टीम था उन्होंने कर्नाटक को हराया। किसको हराया? जो बालक टीम था उन्होंने कर्नाटक को हराया। वहीं झारखंड के सब जूनियर जो बालिका टीम थी उन्होंने किन को हराया? बताइए। उन्होंने उत्तराखंड को हराया। किसको? उत्तराखंड को हराया। जो बालिका टीम थी उन्होंने उत्तराखंड को हराया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून माह में शुरू होने वाले झारखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलेगी? जो जून माह में जो शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन, जिसका नाम अभी T18 भी है, मतलब ट्रेन 18, क्या जो ट्रेन 18 है वंदे भारत का ही दूसरा नाम है ट्रेन 18, वो झारखंड के कहाँ से चलाया जाएगा? झारखंड के किस स्थान से चलाया जाएगा? झारखंड के किस स्थान से चलाया जाएगा? तो ये रांची से पटना चलाया जाएगा। कहाँ? रांची से पटना तक के लिए चलाया जाएगा। इनमें से अगर बात की जाए तो ये चार जो है वो झारखंड में शुरुआत किए जाएंगे, 4 वंदे भारत ट्रेन, और चारों में पहले जो रांची से पटना के लिए चलेंगी। देखिए, रांची से झारखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत जून माह में रांची से पटना के बीच की जाएगी। कहाँ से? रांची से पटना के बीच जो पहला झारखंड में चलाया जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस, वो रांची से पटना के लिए चलाया जाएगा। बाकी 3 का अभी सेवा बाद में होगा। देखिए, भारत में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत वाराणसी से नई दिल्ली के बीच की जाए। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो वाराणसी से नई दिल्ली के बीच ये शुरू हुआ था पहला वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस को T18 के नाम से जाना जाता है। मैंने पहले बताया कि T18 से जाना जाता है ये वंदे भारत एक्सप्रेस को। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। कौन है? सेमी हाई स्पीड का ट्रेन है। देखिए, अगला क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड में कितने उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए हैं? अभी हाल ही में कितने उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए हैं? कितने? तो ये है 80 उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए हैं। देखिए, ये विद्यालय की विशेषताएं क्या इसका लक्ष्य है, ये भी जान लेते हैं। देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 80 उत्कृष्ट विद्यालयों की शुरुआत की। इन विद्यालयों में क्षेत्रीय नामों से नहीं बल्कि CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा। ये पहले अलग नाम से जाना जाता था, मतलब अपने क्षेत्रीय नामों से जाना जाता था, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर उत्कृष्ट विद्यालय हैं तो इनमें अलग क्या रह जाएगा, डिफरेंस क्या रह जाएगा, तो इसके लिए इन्होंने नाम बदलकर CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कर दिया। ये 80 जो विद्यालय चल रहे हैं इनको सारे का नाम CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रहेगा। अगर इसका लक्ष्य की बात करें, देखिए इसके लक्ष्य की बात करें, सरकारी स्कूलों में 15 लाख से अधिक बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने का अवसर का लक्ष्य है। शिक्षा में समानता, गुणवत्ता और मानक तय करना। शिक्षा में गुणवत्ता, मानक और समानता को तय करना इसका उद्देश्य है उत्कृष्ट विद्यालय का। बदलते समय के अनुरूप विद्यार्थियों को अत्याधुनिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना। मतलब जैसे जैसे बदल रहा है, जैसे जैसे समय बदल रहा है उसके अनुरूप विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, इसके लिए उत्कृष्ट विद्यालय की शुरुआत की जा रही है।
और कई की गई। इसमें सीबीएसई से मान्यता प्राप्त होगी। समावेशी विकास पर समावेशी जो शिक्षा होगी उसको प्रदान किया जाएगा, जिसमें सारी चीज़ सम्मिलित होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कितने स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में ढाला जाएगा? ये स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदला जाएगा। जितना ये 8 जो नेशनल हाईवे में बदला जाएगा, ये स्टेट हाईवे जो है ये स्टेट हाईवे जो है उसको नेशनल हाईवे में बदला जाएगा, जो 8। और इसका जो बनाने का खर्चा, जो सारा चीज खर्चा है वो केंद्र सरकार उठाएगी। 13वां, झारखंड के किस जिले में झारखंड हाईकोर्ट के एक नए बेंच की स्थापना की जाएगी? झारखंड में कहाँ एक झारखंड हाईकोर्ट के एक नए बेंच की स्थापना की जाएगी? तो वो होगा आपका दुमका। आप जानते हैं दुमका झारखंड की उप राजधानी है, और दुमका ये रांची से काफ़ी दूर है। रांची से बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट में है ये दुमका। यहाँ से आने के लिए रांची, अगर कोई हाई कोर्ट आ रहा है तो यहाँ से आने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, और समय को कम करने के लिए यहाँ एक हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित किया गया है, ताकि सारे जो निर्णय हो सके, जितना हो सके निर्णय, ये सारे दुमका में ही लिए जाएंगे। तो आपको पता चल गया कि ये झारखंड हाई कोर्ट का एक बेंच, जो नया बेंच स्थापित हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? तो ये दूरी के कारण हो रहा है। देखिए 14, झारखंड के किस जिले में 50 बड़े एक क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खोला जाएगा? क्रिटिकल केयर नाम से जान ही रहेंगे कि क्रिटिकल मतलब बहुत सारा सीरियस कंडीशन। अगर सीरियस कंडीशन में कोई अगर बीमार है या बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो उनके लिए देवघर में एक 50 बेड का, बड़े नहीं 50 बेड का एक क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खोला जाएगा। ये सिर्फ क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल होगा सीरियस लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा जो सीरियस है उनके लिए, है ना। 50 बेड का ये होगा। कहाँ खोला जाएगा? देवघर में। चलिए 15वां क्वेश्चन, देश के प्रदूषित राज्यों में झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है? अगर देश के प्रदूषित राज्यों में अगर झारखंड की बात करें तो कौन सा स्थान दिया गया है? ये है 8वां स्थान। कौन सा? 8वां स्थान। 8वां सबसे प्रदूषित शहर है, राज्य है कौन सा? झारखंड जो अपना झारखंड है वो 8वां सबसे प्रदूषित राज्य। कौन से नंबर पे? 8वां नंबर पर। चलिए आज की सेशन यहीं ख़त्म होता है। तो चलिए धन्यवाद।